नमस्कार। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों को लेकर ताजा सर्वे है जो कि सामने आना शुरू हो चुका है। ताजा स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर रातों रात समीकरण बदल चुके हैं। मतदान से मात्र 2 घंटे पहले सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। किस सीट पर किस पार्टी की क्या कुछ स्थिति है जो नजर आ रही है, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे पिछले चुनाव में क्या कुछ स्थिति थी वो देखने को मिली थी। उस समय शिवसेना और यहाँ पर भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और भाजपा ने जहाँ 105 सीटें तो शिवसेना 56 सीटें, एनसीपी जो कि अलग से चुनाव लड़ी थी 54 सीटें, कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ी थी 44 सीटें और अन्य है वो 29 सीटें। चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना साथ लड़े जबकि कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन था। सॉरी दोस्तों, यह थोड़ी मिसप्रिंट जानकारी है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 48 सीटें थी। हालांकि 288 विधानसभा सीटों के समीकरणों को समझा जाए तो इस बार काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है। आपको बता दें कि हर रीजन में महाराष्ट्र का चुनाव काफी अहम और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 6 रीजन है महाराष्ट्र में, 6 बड़े क्षेत्र हैं, यूं कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, जिनमें विदर्भ है, मराठवाड़ा है, मुंबई है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, उत्तरी महाराष्ट्र है और कोंकण है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा पश्चिमी महाराष्ट्र में टोटल 70 सीटें आती हैं और इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक सीटें जीतता है उसकी सरकार बनती है। एक बार समझते हैं विदर्भ की जो 62 सीटें आती हैं। विदर्भ जो कि यहाँ पर अगर बात करें तो 62 सीटों वाले विदर्भ में काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है। 62 सीटों की बात करें तो नागपुर से लेकर अकोला तक टोटल 11 जिले हैं वो विदर्भ में आते हैं। विदर्भ का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश से लगता है। यहाँ हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसीलिए इस हिस्से में बीजेपी और कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिलता रहता है। ताज़ा स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दमखम लगाए हुए हैं। यहाँ पर वर्तमान की अगर ताज़ा स्थिति और ताज़ा आंकड़ों को समझा जाए तो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में देखें तो क्षेत्र के लिहाजा सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ 62 सीटें हैं। इसमें से 36 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्षेत्र को हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। हिंदी भाषा को समझने वाले और पढ़ने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। नागपुर विदर्भ का सबसे बड़ा शहर है और यहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर है। अंदर खाने और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाला आरएसएस, जिसका मुख्य हेडक्वार्टर मुख्य स्वयंसेवक संघ यहीं से निकलते हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं इनका प्रभाव अलग ही तरह पे देखा जाता है और भाजपा का समर्थन करते हैं। हालांकि 2019 के चुनाव के भी बाद इनके बीच हल्की सी खटास हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस की बात ऐसा माना जाता है कि नहीं सुनी गई और इसी के चलते उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। विदर्भ आरएसएस का एडर एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस ज़्यादा मजबूत दिखती है। 2019 विधानसभा चुनाव बीजेपी विदर्भ में सबसे ज़्यादा 29 सीटें जीती। हालांकि लोकसभा चुनाव में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आरएसएस की नाराज़गी, यहाँ पर सीटों के हिसाब से 30 सीटें और बीजेपी मात्र 15 सीटों पर बढ़त मिली थी। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस डबल हो गई तो भाजपा को डबल सीटों का नुकसान हो गया। इस प्रकार से इस बार विदर्भ क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। अंत में बताएंगे कि क्षेत्र में किसका दबदबा है। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र में टोटल 70 सीटें हैं। सोलापुर से लेकर कोल्हापुर तक 5 सीटें आती हैं। 5 जिलों का प्रभाव है। सांगली, सतारा, पुणे में एनसीपी का प्रभाव ज़्यादा है। शरद पवार और अजीत पवार का गठ बारामती भी इसी क्षेत्र में आता है। पुणे के आसपास में से फैला पश्चिमी महाराष्ट्र शरद पवार की पार्टी एनसीपी का गढ़ है। हालांकि इस बार एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। एक और एनसीपी शरद पवार तो दूसरी ओर एनसीपी अजीत पवार। हालांकि एनसीपी का मुख्य चुनाव चिन्ह खड़ी का निशान अजीत पवार के पास है। आपको बता दें इस इलाके में मराठा आरक्षण आंदोलन का असर भी दिखेगा, क्योंकि मराठाओं की बड़ी आबादी यहाँ रहती है। आंदोलन के चलने वाले मनोज
जराले पाटिल ने चुनाव से पहले कैडेट्स के नॉमिनेशन वापस ले लिया। इसका फायदा शरद पवार की महाविकास आघाड़ी को सीधे तौर पर होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक मराठाओं ने पकड़ इमोशन अटैचमेंट की वजह से पश्चिमी महाराष्ट्र शरद पवार का बड़ा फैक्टर है। यहाँ बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। जबकि हम उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर महाराष्ट्र की टोटल 35 सीटें हैं। नंदुरबार से अहिल्यानगर अहमदनगर तक 5 सीटों पर फैलाव है। ओबीसी और आदिवासी आबादी ज़्यादा बीजेपी प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। उत्तर महाराष्ट्र नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव जैसे जिले मिलकर बना हुआ यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र की खासियत है कि इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी अलग ही रचना हुई है। इस क्षेत्र में जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, ओबीसी का वर्ग है, वो इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव माना जाता है। और यहाँ इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन बीजेपी और शिवसेना यहाँ पर पकड़ बनाने में एक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से महत्वपूर्णता पे देखने को मिली। अगर बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर महाराष्ट्र की 35 सीटों में से 20 सीटें जीती थी। शिवसेना 6, कांग्रेस मात्र 5 और एनसीपी 4। इस प्रकार से उसमें कांग्रेस और एनसीपी 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। यहाँ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी का मुकाबला है। यहाँ ओबीसी वोटर ज़्यादा है जो कि बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। बीजेपी का गोपीनाथ मुंडे ओबीसी के बड़े नेता हैं। उनके निधन के बाद बेटी पंकजा मुंडे राजनीति में आई। हालांकि योगी का जो नारा बटेंगे तो कटेंगे, पर पंकजा भी नाराज नजर आई। पंकजा के अनुसार ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं होने चाहिए। जबकि 2024 के चुनाव में वे हार गई। ओबीसी वोटर बीजेपी से दूर हो रहा है। इसका उल्टा आदिवासी इलाके में कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। अंत में बताएंगे कि कौन सी सीट पर क्या कुछ स्थिति है, तो दोस्तों जुड़े रहे। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का एक अहम क्षेत्र मराठवाड़ा, टोटल 46 विधानसभा की सीटें इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो मराठवाड़ा की एक एक सीट पर अहम और महत्वपूर्ण प्रभाव है वो देखने को मिल रही है। छत्रपति संभाजी नगर पहले औरंगाबाद से लातूर तक 8 जिलों में फैला मराठवाड़ा राजनीतिक स्थिरता के लिए काफ़ी अहम है। करीब 35% आबादी मराठवाड़ा में मराठा की है। कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियों का प्रभाव है। यहाँ पर देखा जाए तो मिला जुला प्रभाव है। 2 साल से मराठा आरक्षण आंदोलन का सेंटर बने मराठवाड़ा में जाति का सबसे बड़ा फैक्टर है। मराठवाड़ा की लड़ाई एनसीपी, एसपी, अजीत पवार और बीजेपी के बीच कांग्रेस के मराठा वर्सेज ओबीसी का मुद्दा वोटिंग पैटर्न प्रभावित कर सकता है। मराठा शरद पवार और कांग्रेस की तरफ जा सकता है, मगर बीजेपी ओबीसी वोटर अपने पाले में करने के साथ साथ मराठा वोट काटे तो बीजेपी का पाला यहाँ पर भारी हो सकता है। काकड़ 39 विधानसभा सीटें आती हैं। पुणे से यहाँ पर गोवा से सटे सिंहदुर्ग से ठाणे तक फैला यह क्षेत्र काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। 80 के दशक में कोंकण कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। बाला साहब ने इसे शिवसेना के पक्ष में ला दिया। कोंकण की 12 लोकसभा सीटों में 7 महायुति और 5 महाविकास आघाड़ी जीती गई। मुंबई, ठाणे, कोंकण शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव के बीच मुकाबला है। ठाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है तो कोंकण का पूरा इलाका रत्नागिरी, सिंहदुर्ग, रायगढ़ पुरानी शिवसेना का दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव के 39 में से 23 सीटें महायुति और 11 सीटें महाविकास आघाड़ी में आगे रही थी। इस इलाके में जीत दोनों शिवसेना का भविष्य तय होगा। मुंबई क्षेत्र शिवसेना और एनसीपी के लिए अहम और महत्वपूर्ण माना जाता है। टोटल 36 सीटें हैं और यही तय करेगा कि कौन सी शिवसेना मजबूत है, एकनाथ की या फिर उद्धव ठाकरे की। तीसरे नंबर पर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस आती है उसके बाद, और एनसीपी का असर ना के बराबर है। मुंबई क्षेत्र की 36 सीटों पर चुनाव के नतीजे बताएंगे कि महाराष्ट्र में असली वारिस कौन है, शिवसेना का असली वारिस कौन है। यहाँ राज ठाकरे की पार्टी मनसे भी चुनावी मैदान में है। यह पार्टी एक तरफ शिवसेना के वोट ही कटेगी। लोकसभा चुनाव में 36 में से 20 सीटें विकास आघाड़ी और युक्ति को 16 सीटें मिली थी।
वोटर्स के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा, लाडली बहना का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। वर्तमान में ताज़ा स्थिति के अनुसार महायुति को इस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और महाराष्ट्र में 170 सीटों के आसपास महायुति जीत दर्ज कर सकती है। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।